हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया। हमने काफी सारे डायमेंशंस डिस्कस करे हैं। तो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाई म्यांमार मैटर टू इंडिया, एंड दैट इज इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो देखो, हमको पता है कि इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद म्यांमार, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. These are the northeast states of India which shares border with Myanmar. And because of that, like, India is following something called as neighborhood first policy and act east policy. तो neighborhood first policy and act east policy के तहत Indian administration, it is undergoing security cooperation, लाइक उसको हम कहते हैं डिफेंस कॉपरेशन भी कहते हैं, जहाँ पे कि इंडिया और म्यांमार के जो दोनों की मिलिट्री है वो आपस में मिलके काम करेगी। सो वी कॉल इट इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कॉपरेशन। अब ये भारत नेपाल के साथ भी करता है, गोरखा आर्मी आपको पता है। तो भारत नेपाल के साथ भी जॉइंट डिफेंस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। वी सी सिक्योरिटी कॉपरेशन भारत भूटान के साथ भी करता है। वैसे इंडिया इज ऑल्सो अंडरगोइंग सिक्योरिटी कॉपरेशन विद म्यांमार, एंड इन दैट वी सी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, जहाँ पे कि जो सी एरिया है, मैरीटाइम बाउंड्री, वहाँ पे हर साल 2 बार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे कि इंडियन फोर्सेस एंड म्यांमार फोर्सेस दे present their power along the maritime boundary and land borders to deter the illegal movement। तो बेसिकली साल में 2 बार भारत और म्यांमार की जो मिलिट्री फोर्सेस है वो आपस में मिलके दे डू दी जॉइंट पेट्रोलिंग, जहाँ पे कि वो मैरीटाइम बॉर्डर्स को सेफगार्ड करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जाना, मतलब जो भी बॉर्डर है उसके अलोंग ट्रैवल करना एंड एक नज़र दौड़ाना कि सब सही है क्या। जैसे आप देखते हैं ना कि पुलिस की गाड़ी जाती है, उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। तो वो चक्कर लगाते हैं, वो देखते हैं कि सब सही है क्या। सो इसी तरीके से भारत और म्यांमार की जो मिलिट्री फोर्सेस है वो आपस में मिलके हर साल में 2 बार मैरीटाइम बाउंड्री एंड लैंड बॉर्डर्स का वो चक्कर लगाते हैं। दे डू द पेट्रोलिंग टू सी whether everything is okay and to deter the illegal movements. And also we have something called as border liaison officers. So there are multiple BLOs which allow direct communications between local commanders of Indian forces and Myanmar forces to handle field issues। और हमने देखा है कि अभी तक क्या था, बिकॉज ऑफ एथनिक ओवरलैप देर वॉज फ्री मूवमेंट रिजीम, जहाँ पे कि भारत और म्यांमार का बॉर्डर ओपन बॉर्डर था, कोई भी फेंसिंग नहीं थी, कोई भी आ जा सकता था विदाउट एनी पासपोर्ट और वीजा। बट जब से 2021 का कूप लगा है, हमने देखा कि अब भारत सरकार इट इज प्लानिंग टू फेंस जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको फेंस करने की बात चल रही है। सो कॉम्प्रहेंसिव फेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग। एंड इसी तरीके से एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि असम राइफल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टेक केयर करता है, असम राइफल्स का हैवी डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिलेगा नियर द इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू बेसिकली अंडरगो काउंटर इनफिल्ट्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत और म्यांमार मिलके जॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है एज पर देयर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एंड इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो इन डूइंग द इंटेल शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है
रियल टाइम डेटा, नार्कोटिक ट्रैकिंग एंड काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी पे भी जॉइंट ऑपरेशंस हमने देखा है। हमने ऑपरेशन सनराइज देखा है, जो कि एक बहुत शानदार ऑपरेशन था, which was a joint operation between Indian forces and Myanmar forces to basically counter the insurgent groups which are hiding in the Myanmar borders. एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया इज एक्टिवली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स, मिलिट्री ट्रेनिंग्स टू म्यांमार मिलिट्री पर्सनल। ये थोड़ी अजीब आपको बात लगेगी कि भारत म्यांमार की मिलिट्री को ट्रेन क्यों कर रही है, तो इसको हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि काफी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के मिलिट्री को ट्रेन क्यों करती है, उससे इस कंट्री को क्या फायदा मिलेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन, wherein Indian forces and Myanmar forces, they are acting together, they are working together to fight the terrorism, illicit trade, and also insurgent groups. So India Myanmar security cooperation, it's a critical pillar of India's neighborhood first policy and act east policy, which is aimed at, ये जो security cooperation है इसका मेन एम क्या है। तो द मेन एम is to secure the shared border, aimed at securing their shared border, and also it is aimed at addressing regional instability। तो बॉर्डर को सिक्योर करना और जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उसको भी एड्रेस करना। तो इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन ये एक बहुत क्रिटिकल पिलर है ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी and Act East policy. And this security cooperation is aimed at securing their shared 1643 kilometer long border and also addressing the regional instability। तो दो मेन एम्स हैं, पहले तो बॉर्डर को सिक्योर करना जो दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी को भी एड्रेस करना। तो अगर हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें, इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एक्शन है दैट इज जॉइंट पेट्रोल्स। सो वी सी द जॉइंट पेट्रोलिंग एंड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, वी सी द जॉइंट पेट्रोलिंग एंड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली भारत और म्यांमार के बीच में जैसे हमने डिस्कस किया कि हर साल 2 बार we see coordinated patrolling along the maritime boundary and land borders to deter illegal movement. So we see coordinated patrols, coordinated patrolling. We see coordinated patrols, wherein both the militaries, India and Myanmar, they conduct biannual coordinated patrols along the maritime boundaries and land borders to deter illegal movement। तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स। इसके साथ साथ अगर हम जॉइंट ऑपरेशंस की बात करें, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बॉर्डर लाइसन ऑफिसर्स which allows direct communication between local commanders to handle field issues। So we have something called as BLOs, that is border liaison officers, so in short we call them BLOs। So these BLOs, so multiple BLOs, it allow direct communication between local commanders to handle field issues। अगर हम बॉर्डर
कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि एफएमआर को स्क्रैप करने की बात आ रही है एंड फेंसिंग एंड सर्वेलेंस को एस्टैब्लिश करने की बात आ रही है. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज द फेंसिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड सर्वेलेंस लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग. So fencing and surveillance. So India is replacing the free movement regime with comprehensive fencing and electronic tracking. So India is replacing free movement regime, जिसको हम एफएमआर भी कहते हैं, with comprehensive fencing. मतलब पूरे जो भारत म्यांमार का बॉर्डर है उसको फेंस करने की का प्लान है. जिस तरीके से हमने भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंस कर रखा है, तो कॉम्प्रहेंसिव फेंसिंग एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग. तो हम अगर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स टू सेफ गार्ड द बॉर्डर्स, द मेरीटाइम एंड द लैंड बॉर्डर्स. हर साल 2 बार both the militaries, Indian and Myanmar, they perform the joint patrols, coordinated patrols to deter the illegal movement. We have border liaison officers, BLOs. So multiple BLOs are there which allow direct communication between local commanders to handle the field issues across the border regions. And we also saw that comprehensive fencing and electronic tracking will come into the picture and FMR will get scraped. And when it comes to border management, border coordination, one more very important point, Assam rifle deployment. Assam rifles deployment along the India-Myanmar border to safeguard the border, like counter infiltration and border security operations. So Assam rifles deployment for two main objectives, that is counter infiltration, Indian counter infiltration and Indian border security operations. So Assam rifles को deploy किया गया है across the India-Myanmar border, और Assam rifles can also penetrate within the Myanmar to carry out counter infiltration operations and border security operations. अब अगला काफी important जो aspect है, that is intelligence sharing. So both the countries, they share the intels. Both the countries, they share the intels. So when I talk about intelligence sharing, so intelligence agencies, they share actionable real-time data on insurgent movements, arms trafficking routes, and cross-border hideouts. So there is a real-time data sharing. Intelligence agencies, they share actionable real-time data on insurgent movements, on arms trafficking route and cross border hideouts. इसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज हैं, we see regular national level meetings between home secretaries of both the countries to exchange security dossiers. So when it comes to intelligence sharing, we also see institutional meetings between both the countries. So regular national level meetings, we also call it NLMs, national level meetings between home secretaries. And these meetings, they serve to exchange security dossiers. एंड इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज के बीच में वी ऑल्सो हैव नारकोटिक्स ट्रैकिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर भारत के लिए, क्योंकि ड्रग्स स्मगल होता है, ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है. सो नारकोटिक्स ट्रैकिंग.
So cooperation through the Narcotics Control Bureau. So भारत का जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, it cooperates with Myanmar government to target synthetic drug labs in the Golden Triangle, which is very important for India. So cooperation through the NCB, Narcotics Control Bureau. So this cooperation through the NCB targets synthetic drug labs in the Golden Triangle. सो दैट इज इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत और म्यांमार की जो आर्मी है, दे शेयर इंटेल्स, रियल टाइम डेटा। सो इंटेलिजेंस एजेंसीज दे शेयर एक्शनेबल रियल टाइम डेटा ऑन इंसर्जेंट मूवमेंट्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग राउट्स एंड क्रॉस बॉर्डर hideouts. Institutional meetings wherein both the countries, the home secretaries, they conduct regular national level meetings to exchange security dossiers. And we also saw narcotics tracking, wherein the Narcotics Control Bureau of India, it cooperates with the Myanmar government to target the synthetic drug labs in the Golden Triangle. Now, when we talk about security cooperation, both the countries, they also perform security operations related to counter terrorism. तो अगला डायमेंशन है काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी. सो बोथ द कंट्रीज दे परफॉर्म जॉइंट ऑपरेशंस. इसका एक एग्जांपल है ऑपरेशन सनराइज, जो 2015 के आसपास हमको देखने को मिला था. सो इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. सो जॉइंट ऑपरेशंस with the goal of dismantling infrastructure of groups, of insurgent groups. So joint operations. So we saw initiatives like Operation Sunrise, which dismantle infrastructure of groups such as NC NSCN के. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑल दीज ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स, ULFA एंड NDFB. तो बेसिकली भारत और म्यांमार दे परफॉर्म जॉइंट ऑपरेशंस टू डिसमेंटल द इंसर्जेंट ग्रुप्स. एंड इसका एक एग्जांपल है ऑपरेशन सनराइज. एंड ऑल्सो both the countries, like especially India, leads operations so that जो सेफ हेवन है, जो सेंचुरीज है, जहाँ पे कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देना. सो वी कॉल इट डिनाइंग सेंचुरीज. सेंचुरीज का मतलब जो उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है. सो strategies prevent Northeast Indian insurgent groups from utilizing cross-border safe havens. So basically, Indian and Myanmar troops, they cook some strategies to prevent the Northeast Indian insurgent groups from utilizing cross-border safe havens. So strategies prevent Northeast Indian insurgent groups from utilizing cross-border safe havens. And there are also operations related to maritime security, wherein inter-agency tracking, it limits weapons smuggling in the Bay of Bengal and Andaman Sea. So maritime security, जिसके तहत जो दोनों कंट्रीज की जो एजेंसीज हैं उसको हम कहते हैं इंटर एजेंसी ट्रैकिंग. इंटर एजेंसी ट्रैकिंग, इट लिमिट्स वेपन्स स्मगलिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी. तो हमने देखा काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर
इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, जॉइंट ऑपरेशंस। तो बेसिकली बोथ द कंट्रीज, उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं, दे conducted initiatives like Operation Sunrise to dismantle the infrastructure of insurgent groups। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको पूरी तरीके से उखाड़ देना। सो दे कुक स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट these insurgent groups from utilizing the cross-border safe havens, and also to ensure maritime security, inter-agency tracking, it limited weapons smuggling in the Bay of Bengal and Andaman Sea। अब इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कॉपरेशन में अगला जो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज मिलिट्री ट्रेनिंग एंड की एरियाज। सो बेसिकली इंडिया actively trains Myanmar military personnel across several elite Indian defense installations. And why? The objective is to modernize their armed forces. India actively trains Myanmar military personnel across several allied Indian defense installations to modernize their armed forces। मतलब भारत जो है म्यांमार की मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग कराता है across several elite Indian defense installations like National Defense College, Defense Services Staff College, वहाँ पे म्यांमार मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। एंड वाई? द रीजन इज टू मॉडर्नाइज द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ म्यांमार मिलिट्री सो दैट दे कैन बी वेरी एक्टिव इन जॉइंट ऑपरेशंस। क्योंकि भारत म्यांमार के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस करता है, तो उसके तहत भारत म्यांमार मिलिट्री पर्सनल्स की भी ट्रेनिंग कराता है। सो ऑफिसर्स of Myanmar military, they receive training at National Defense College and Defense Services Staff College. So professional military education. So it is also a very interesting aspect of India-Myanmar security cooperation, wherein India is providing professional military education to some selected Myanmar military personals to strengthen them. So professional military education. So officers, they receive training at नेशनल डिफेंस कॉलेज, एनडीसी भी कहते हैं, एंड डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। So officers, they receive training at National Defense College NDC and Defense Services Staff College DSCC. So professional military education. इसके साथ साथ भारत also develops training centers, IT facilities and simulation labs inside Myanmar to strengthen the Myanmar armed forces so that they can be very effective in joint operations. So that we call it institution building. So India also plays a role in institution building. Institution building, wherein India develops training centers. India develops training centers. India develops IT facilities and simulation labs inside म्यांमार। तो भारत जो है म्यांमार के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स, आईटी फैसिलिटीज और सिमुलेशन लैब्स को बिल्ड करता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट लाइक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। सो दीज आर लाइक सम वेरी इंपॉर्टेंट aspects of India Myanmar security cooperation. India also does something called as capacity building, wherein the technical training given to the Myanmar military personals, it covers hydrography, aviation maintenance, and medical services. So India also builds something called as capacity building. Capacity building. So the technical training, it covers
hydrography, it covers aviation maintenance, and it also covers medical services. एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, लाइक ऑफिशियल ग्राउंड्स में अगर हम बात करें, देखो हिडन एजेंडा तो यही है कि भारत म्यांमार की मिलिट्री को क्यों ट्रेन कर रहा है, ताकि जॉइंट ऑपरेशंस में दैट मिलिट्री कैन बी इफेक्टिव फॉर इंडिया, दैट्स द रियल रीजन. बट ऑफिशियल अगर हम बात करें तो द रीजन इज यूएन पीस कीपिंग. तो ऑफिशियली दुनिया को भारत ये दिखा रहा है कि इंडिया इज ट्रेनिंग म्यांमार ट्रूप्स in international humanitarian law and tactical peacekeeping deployment. So we call it UN peacekeeping. So ये बहुत important है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. So why train foreign militaries? So the official reason for that is UN peacekeeping. So US peacekeeping is the official reason because of which India is training the Myanmar troops. But the real reason we know, to strengthen the troops so that it can become very effective in the joint operations. So the Center for United Nations Peacekeeping, the Center for United Nations Peacekeeping, the Center for United Nations Peacekeeping, we also call it CUNPK, Center for United Nations Peacekeeping. So the Center for United Nations Peacekeeping in New Delhi, so it trains Myanmar troops. तो बेसिकली म्यांमार के ट्रूप्स को ऑफिशियली कौन ट्रेन कर रहा है, द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इन न्यू दिल्ली, इट इज ट्रेनिंग द म्यांमार ट्रूप्स ऑफिशियली. बट उसके अलावा भी हमने देखा ना कि द म्यांमार ट्रूप्स दे आर गेटिंग द प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन इन इंडियन लाइक नेशनल डिफेंस कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज. तो हिडन एजेंडा तो है भारत का, बट ऑफिशियली UN peacekeeping. And so the Center for United Nations Peacekeeping in New Delhi, it trains Myanmar troops mainly for two reasons. One is the international humanitarian law को maintain करना, international humanitarian law को maintain करना, and tactical peacekeeping deployment, tactical peacekeeping deployment. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आखिरकार फॉरेन मिलिट्री को ट्रेन क्यों करें. देखो उसका अपने को एक एजेंडा तो समझ में आया कि भाई जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे तो फॉरेन मिलिट्री जितनी स्ट्रांग होगी तो जॉइंट ऑपरेशंस में हमको उतना फायदा मिलेगा. बट उसके अलावा भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट वजह हैं दैट वी शुड नो. वाई ट्रेन फॉरेन मिलिट्रीज, वाई ट्रेन फॉरेन मिलिट्रीज, लेट अस डिस्कस why one should train, like why a country should train foreign militaries. तो पहला रीजन है, जब हम फॉरेन मिलिट्रीज को ट्रेन करते हैं सो इट एम्बेड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड डेमोक्रेटिक सिविलियन कंट्रोल इन फॉरेन ऑफिसर कॉर्प्स. सो इट बिल्ड्स प्रोफेशनलाइजेशन. तो इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि आप मान के चलो कि मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ या तालिबान की बात करता हूँ, अब वहाँ की मिलिट्री उतनी प्रोफेशनल नहीं है. तो जब भी हम फॉरेन मिलिट्रीज को ट्रेन करते हैं तो वी आर मेकिंग देम मोर प्रोफेशनल, वी कॉल इट प्रोफेशनलाइजेशन, जहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉज एंड डेमोक्रेटिक सिविलियन कंट्रोल, इट गेट्स embedded in foreign officers. So principles of human rights, principles of international law and democratic civilian control, it gets embedded in foreign officers. दूसरा इंपॉर्टेंट वजह है इन्फ्लुएंस. हम फॉरेन मिलिट्री को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उनका भरोसा जीत पाएंगे. चलो भरोसा एक अलग पॉइंट है, इन्फ्लुएंस एक अलग पॉइंट है. पहले हम इन्फ्लुएंस डिस्कस करते हैं, या आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट.
वी कैन कंबाइन बोथ। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे एंड एक लाइफ लॉन्ग पर्सन टू पर्सन बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे, एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि जब हम फॉरेन मिलिट्री को ट्रेन करेंगे तो एक अपने आप एक इन्फ्लुएंस भी होगा और एक ट्रस्ट फैक्टर भी पिक्चर में आएगा। वी विल बी एबल टू बिल्ड ट्रस्ट, जहाँ पे कि फॉरेन मिलिट्री हम पे ट्रस्ट करेगी, हम फॉरेन मिलिट्री पे ट्रस्ट करेंगे, तो जो रिश्ता होगा, संबंध होगा, वो और मजबूत होगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो बात ऐसी है कि हो सकता है कि फॉरेन मिलिट्री की कुछ खासियत है और हो सकता है कि हमारे मिलिट्री की कुछ खासियत है। तो जब दोनों मिलके जब हम फॉरेन मिलिट्री को ट्रेन करेंगे, so we will achieve something called as interoperability, wherein we will be able to identify their strengths, weaknesses, SWOT analysis हम कर पाएंगे एंड उस हिसाब से we can take care। जब हम joint operation करेंगे तो we will know what are their strengths, what are their weaknesses, and we can use them accordingly। So standardized tactical operating procedures, communication logs, and equipment compatibility for joint actions। तो बात वही है कि जब हम जॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो बेस्ड ऑन द स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ फॉरेन मिलिट्रीज that we got to know during training them, we can like standardize the operating procedures, SOPs, and we can standardize the communication logs कि उनसे कैसे communicate करना है, and equipment compatibility for joint operations। So we can standardize, so the training foreign military, it standardizes tactical operating procedures, it standardizes communication log, and it standardizes equipment compatibility for joint actions, for joint operations। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम फॉरेन मिलिट्रीज को ट्रेन करते हैं तो हम उनका भरोसा जीतते हैं, इन्फ्लुएंस उन पे करते हैं, एंड वी अचीव एट द एंड ऑफ द डे वी अचीव रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि हम मिलके जॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जब मैं रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो दोनों रीजन को फायदा हो। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो बॉर्डर रीजन है, बोथ द साइड्स, इंडिया एंड म्यांमार, बोथ द साइड्स विल अचीव रीजनल स्टेबिलिटी। सो बेसिकली इट मिनिमाइजेस द border spillover risk caused by failed state dynamics। So training foreign militaries, it minimizes border spillover risk caused by failed state dynamics। एंड आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई ट्रेन फॉरेन मिलिट्रीज फॉर सॉफ्ट पावर। अब ये सॉफ्ट पावर का यहाँ पे क्या रेलेवेंस है देखते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि सॉफ्ट पावर का मतलब एक तरीके से दुनिया की नज़र में अच्छा बनना। जब हम फॉरेन मिलिट्री को ट्रेन करते हैं तो इनडायरेक्टली वी आर रेजिंग द फ्लैग ऑफ यूएन पीस कीपिंग। हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग का झंडा लहरा रहे हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हम शांति के लिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को मेंटेन करने के लिए, फॉर द ग्लोबल पीस, फॉर द पीस कीपिंग, वी आर कंडक्टिंग, वी आर ट्रेनिंग द फॉरेन मिलिट्री। इससे हम एक सिंपैथी गेन करते हैं, दैट इज द सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर, देखो सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि एक इनडायरेक्टली आप अपनी पावर एक्सरसाइज करो। देखो पावर एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि दूसरी कंट्री आपकी बात माने। तो सॉफ्ट पावर मतलब आप अच्छे संबंध बनाओ, एक कल्चरल डिप्लोमेसी अगर आपकी है। अगर मान के चलो कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट आपसे पर्सनली अटैच हो गया
आपने उसको बढ़िया गिफ्ट्स दिए, कल्चरल डिप्लोमेसी, आपने उसको बढ़िया लंच कराया, उसको बहुत अच्छा फील हुआ, वो आपसे अटैच हो गया इमोशनली। तो फिर आप अब सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट पावर। और यहाँ पे सॉफ्ट पावर का कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि भारत जब फॉरेन मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं है, कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री की मिलिट्री को ट्रेन कर रही है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इट इज signaling the UN peacekeeping, and it is gaining sympathy, and hence it is leading to soft power. एंड अगर हम यहाँ पे भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो इफ इंडिया इज ट्रेनिंग म्यांमार सिक्योरिटी पर्सनल्स, म्यांमार मिलिट्री पर्सनल्स, देन it is positioning India as a security provider and a regional hub for high quality defense education. तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम इंडिया म्यांमार सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें, तो इंडिया is actively training Myanmar military personals, wherein Myanmar military personals, they are getting professional military education. They are receiving trainings at National Defense College, Defense Services Staff College. India is developing, like India is undergoing institution building in Myanmar, wherein it is developing training centers, IT facilities, simulation labs inside Myanmar. We also saw capacity building, wherein the technical training provided by India, it covers hydrography, aviation maintenance, medical services, and the real reason is the UN peacekeeping. The Center for United Nations Peacekeeping in New Delhi, it trains Myanmar troops across two main important objectives or the domains: international humanitarian law and tactical peacekeeping deployment. अब हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया कि वाई ट्रेन फॉरेन मिलिट्रीज। ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, आप यूपीएससी मेंस में आप इस प्रकार का क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब यू शुड नो कि ओके, वाई वन कंट्री शुड ट्रेन अनदर कंट्री, उसकी मिलिट्री को क्यों ट्रेन करें, वाई ट्रेन फॉरेन मिलिट्रीज। तो वी सॉ several reasons for that. The first reason was professionalization, wherein the training foreign militaries will embed principles of human rights, international law, and democratic civilian control in foreign military officers. It also creates an influence and trust, which is very important. We also saw interoperability. So when we will be training foreign militaries, we can undergo SWOT analysis: strength, weakness, operation, opportunity, and threat. We can perform this SWOT analysis. We can identify their strength, weakness, opportunities, and threats, and based on that, we can standardize the tactical operating procedures. We can standardize the communication logs, which can we can standardize the equipment compatibility, which we can use for joint operations. Training foreign militaries, it also establish regional stability, wherein both the countries, their borders, they will have stability, because it will minimize the border spillover risk, which is caused by failed state dynamics. And one very important aspect is soft power. अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दैट व्हेन इंडिया इज ट्रेनिंग द म्यांमार मिलिट्री पर्सनल्स, it is positioning India as a security provider and a regional hub for high quality defense education.